My name is Sonam Ratnu. I am Assistant Professor of Law, and today we will discuss today we will start new subject Transfer of Property यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम एवं सुखाधिकार। ये जो एक्ट है यानी कि ये जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनेगा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है क्या, संपत्ति अंतरण है क्या। हम किसे मानेंगे कि हम इसका संपत्ति अंतरण कर सकते हैं या हम किसे बोलेंगे कि हम इसका अंतरण नहीं कर सकते हैं। अंतरण किन किन के बीच किया जा सकता है, अंतरण करने का कोई तरीका है, ये सारी बातों का जो जवाब है वो हमें इस सब्जेक्ट में मिलेगा कि कौन कौन से तरीके से अंतरण होगा, किस किस के बीच में होगा, किस तरीके से होगा, कौन सी प्रॉपर्टी का होगा। ये सब बातें जो हैं या ये जो सब क्वेश्चन माइंड में आते हैं उनका जो रिप्लाई है वो हमें इस एक्ट में, इस सब्जेक्ट में मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, संपत्ति अंतरण को परिभाषित कीजिए। बताइए कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत क्या अंतरित नहीं किया जा सकता, यानी कि जहां हम बताएंगे कि इनको अंतरित नहीं किया जा सकता उन सबको छोड़ दीजिए, बाकी सबको हम अंतरित कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है क्या, संपत्ति अंतरण है क्या। तो देखिए परिभाषा में आते हैं और देखते हैं सेक्शन कौन से हैं जहां पे कि इसको बताया गया है। तो देखिए संपत्ति की परिभाषा इसमें नहीं दी है, लेकिन सेक्शन 5 जो है, धारा 5 जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति अंतरण की परिभाषा ज़रूर बताती है। क्या परिभाषा बताती है हम देखते हैं कि देखिए संपत्ति के अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक जीवित व्यक्ति को, तो देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस किस के बीच में होगी, जीवित व्यक्तियों, एक जीवित व्यक्ति या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, पहली बात। दूसरा, स्वयं को भी की जा सकती है प्रॉपर्टी ट्रांसफर। थर्ड बात, स्वयं या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को भी की जा सकती है। तो तीन तरीके से हो गया, एक तो कोई जीवित व्यक्ति अन्य को कर सकता है, दूसरा स्वयं को कर सकता है, और थर्ड बात स्वयं और प्लस किसी अन्य व्यक्ति को भी कर सकता है संपत्ति का अंतरण। ये हमें बोल रहा है सेक्शन 5 बोल रहा है। अब कैसे कर सकते हैं यानी कब कर सकते हैं, या तो वर्तमान यानी प्रेजेंट में कर सकते हैं या फ्यूचर भविष्य में आप कर सकते हैं। और संपत्ति का ऐसा अंतरण करना ऐसा कार्य करता है, यानी कि जब एक जीवित व्यक्ति किसी अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं और अन्य जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है तो हम कहेंगे कि सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग संपत्ति का अंतरण हुआ है। क्लियर। अब देखते हैं कि संपत्ति अंतरण से क्या मतलब है। जो हमने इसको समझा कि देखिए किसी जीवित व्यक्ति द्वारा, जो हमें पढ़ ही रहे हैं कि संपत्ति का अंतरण सिर्फ जीवित व्यक्तियों के बीच में होगा, अन्य जीवित व्यक्ति को हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, भविष्य में हो रहा है, वो संपत्ति अंतरण कहलाएगा। केस लॉ है आपके कॉरपोरेशन ऑफ कालीकट बनाम के श्रीनिवासन। इसमें क्या बोला गया, शब्द अंतरण से अभिप्राय किसी अचल संपत्ति में कतिपय हितों के सृजन से, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, और अगर आप किसी को अंतरित करेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट जो है वो ज़रूर पैदा होगा। नेक्स्ट आपका है स्टेट ऑफ मेघालय वर्सेस बिमल देव का केस है। इसमें बोला गया वसीयत को संपत्ति का अंतरण नहीं माना गया क्योंकि यह वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद उसका प्रभावी होगा, उसकी विधिक घोषणा होगी। और हमने क्या पढ़ा कि संपत्ति अंतरण जो है वो केवल जीवित व्यक्तियों के बीच होगा, और वसीयत कब लागू होती है, इंप्लीमेंट होती है, जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु पे लागू नहीं हो रहा, इसमें यहाँ पर इसका मतलब है कि वहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। जो डेफिनेशन देखी उसी के अकॉर्डिंग हम इसके स्पेशल एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, आवश्यक तत्व हम निकाल लेते हैं। तो देखिए इसके आवश्यक तत्व, पहला, किसी संपत्ति का अस्तित्व में होगा तभी तो उसका ट्रांसफर किया जाएगा, तो संपत्ति का अस्तित्व में होना।
सेकंड, जीवित व्यक्तियों द्वारा ही अंतरण का व्यवहार किया जाएगा। और थर्ड, संपत्ति का अंतरण इसमें होना चाहिए। ये 3 इसके आवश्यक तत्व निकल कर आते हैं। अब पहला लेते हैं संपत्ति का होना। तो देखिए, संपत्ति का अंतरण तभी संभव है जब अंतरण के लिए कोई संपत्ति होगी। संपत्ति अंतरण के अधीन संपत्ति को परिभाषित नहीं किया गया है, प्रॉपर्टी को नहीं बोला गया है। सामान्यतः संपत्ति का अर्थ किसी वस्तु या पदार्थ से लेते हैं, सब्सटेंस से, लेकिन इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपत्ति में स्वामित्व, सतत्व, हक, अधिकार को भी संपत्ति माना गया है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भगवंत सिंह के केस में बोला, संपत्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अंतरण योग्य हो, जैसे पेंशन का अधिकार। तो वो क्या अंतरण योग्य है? नहीं। आवश्यक मात्र यह है कि ऐसी संपत्ति अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस उसकी होनी चाहिए। अब देखते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग किस किस को प्रॉपर्टी माना गया है, किस किस को संपत्ति माना गया है जिसका हम अंतरण कर सकते हैं। तो पहला, बंधक मोचन का अधिकार जो है उसको माना गया है। सेकंड, हिंदू विधि में मूर्ति की सेवा का अधिकार है। थर्ड, सेवायत का जो पद होता है, जो सेवा करता है वो। फोर्थ, अगर किसी में वेस्टेड इंटरेस्ट है, किसी में कोई निहित हित है, उसे संपत्ति माना गया है। हाट या बाजार को माना गया है। आश्रित हित है किसी पर तो उसे माना गया है। कॉपीराइट है उसे माना गया है। संपदा में हिस्सा है उसे संपत्ति माना गया है। किराए की बकाया की राशि को वसूल करने का अधिकार संपत्ति है। चरागाह या गोचर भूमि में पशुओं को चुराने का अधिकार। लेकिन वाद लाने का अधिकार, अपील का अधिकार, भावी भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकार या वार्षिकी आदि संपत्ति में सम्मिलित नहीं है। यानी कि भावी भरण पोषण का अधिकार का क्या आप ट्रांसफर कर सकते? नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट जो आवश्यक तत्व, जीवित व्यक्ति होना ज़रूरी है। तो देखिए, जीवित व्यक्ति के बीच होना ज़रूरी है। अंतरणकर्ता और अंतरिती दोनों का जीवित होना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि संपत्ति का अंतरण न तो अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है क्योंकि वो जीवित नहीं है, अभी तक वो जन्मा ही नहीं है, और न ही वसीयत विलेख द्वारा क्योंकि वो मृत्यु पर लागू होती, तो इन दो पे लागू नहीं होता है। जीवित व्यक्तियों से अभिप्राय केवल मनुष्य मात्र से ही नहीं अपितु लीगल पर्सन, विधिक व्यक्ति जो है उसे भी माना गया है। जैसे कि कंपनी हो गई, कोई कॉरपोरेशन हो गया, अनिगमित निकाय हो गया, इनको भी आप सब जीवित व्यक्ति मानेंगे। थर्ड है ट्रांसफर होना या अंतरण होना। तो देखिए, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण होना ट्रांसफर कहलाता है। इसमें विक्रय, बंधक, पट्टा, प्रभार आदि को भी अंतरण का माध्यम माना गया है। लेकिन समझौता, समर्पण, विभाजन ये ट्रांसफर नहीं है। इसमें आपके केस लॉ है अरलप्पा वर्सेस जगन्नाथ, इसमें बोला गया कि विभाजन को अंतरण नहीं माना गया, डिस्ट्रीब्यूशन को। क्यों? क्योंकि जो विभाजन है उसमें संपत्ति का ट्रांसफर नहीं करते हैं, हस्तांतरण नहीं करते हैं, आप उसमें संपत्ति को बांटते हैं, आप उसको 2 पार्ट में अलग करते हैं। तो विभाजन से अधिकारों का सृजन नहीं होता है, वो तो केवल बांट दिया जाता है, पहले से ही अधिकार सृजित होते हैं। अब अगर हम बात करें कि संपत्ति का जो अंतरण है उस अंतरण में क्या क्या अंतरित नहीं किया जा सकता, यानी कि क्या क्या अंतरित नहीं किया जा सकता, वो हमें पता लगेगा सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। तो क्या बोलता है कि ऐसी संपत्तियों का उल्लेख किया गया है जिनका अंतरण नहीं किया जा सकता, यानी कि इनका अंतरण छोड़ दीजिए, ये नहीं हो सकता, इसके अलावा सबका अंतरण किया जा सकता है। तो ऐसी संपत्तियां जिनका अंतरण नहीं किया जा सकता, उसमें पहला उत्तराधिकार होने की संभावना कि मैं उस संपत्ति का उत्तराधिकारी बनूंगा, मैं वो तुम्हें हस्तांतरित करता हूं, तो नहीं, वहां पर आप उसका अंतरण नहीं कर सकते। दूसरा, पुनः प्रवेश का अधिकार, यानी कि अगर आपने ये किया तो अगर आपने ये गलती की तो मैं इस संपत्ति में पुनः प्रवेश कर लूंगा, तो ये अंतरण योग्य नहीं है कि मैं अपने प्रवेश का अधिकार किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। थर्ड, सुखाचार, ईजमेंट जो है उसका ट्रांसफर नहीं होता, वो संपत्ति के साथ जाता है।
उपयोग से स्वयं स्वामी तक निर्बंधित संपत्ति जो है उसको यूज़ करने से रिलेटेड, उसमें कोई इंटरेस्ट है, उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। भावी भरण पोषण यानी फ्यूचर में जो भरण पोषण का अधिकार मिलेगा किसी व्यक्ति को, तो क्या वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता? नहीं, उसका अंतरण नहीं किया जा सकता। वाद लाने के अधिकार का अंतरण नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति का अधिकार है वही लाएगा। लोक पद जो है, कोई IAS का पद है, वो कह दे कि मैं आपको इस पद पे अंतरित करता हूँ, नहीं, आपका पद है वो आपके पास ही रह सकता है। कोई वृत्तिकाएं हैं तो उसका नहीं किया जा सकता, और प्रकृति के प्रतिकूल कोई अंतरण नहीं किया जा सकता। लॉटरी टिकट के विक्रय को माल विक्रय नहीं माना गया है। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन का हम अंतरण कर सकते हैं या किन का अंतरण नहीं किया जा सकता है। तो पहला है उत्तराधिकारी होने की संभावना, यानी प्रोबेबिलिटी है, पक्का नहीं है, यहाँ संभावना है कि मैं उत्तराधिकारी होऊंगा या होंगी। अब देखते हैं इसको। तो देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत केवल संपत्ति का ही अंतरण किया जा सकता है, संपत्ति की संभावना का नहीं, यानी कि हो भी सकता है नहीं भी, इस संभावना पे ट्रांसफर नहीं हो सकता है, क्योंकि संभावना कभी भी निर्मूल साबित हो सकती है, यानी कि कभी सही भी हो सकती है और कभी नहीं भी हो सकती। यही कारण है कि सेक्शन जो 6 है उसके ए में निम्नांकित संभावनाओं के अंतरण को वर्जित माना गया है या फिर वर्जित किया गया है। अब किन किन की को? तो पहला, प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकार होने की संभावना, कि मैं प्रत्यक्ष वारिस बनूंगा, ये मेरे को संभावना है, तो इसके उत्तराधिकारी की संभावना को। सेकंड, कुल्य की मृत्यु पर किसी नातेदार को वसीयत संपदा अभी प्राप्त होने की, यानी हो सकता है कि वो उसकी मृत्यु हो तो मुझे वो संपत्ति मिले, वो संभावना। और तीसरा, इसी तरीके की कोई अन्य संभावना है तो उसे सही नहीं माना जा सकता। संभावनाएं फलीभूत हो भी सकती हैं और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल, एक पुत्र को अपने पिता से संपत्ति उत्तराधिकार में मिलने की संभावना है, लेकिन यदि पुत्र की मृत्यु पिता से पूर्व हो जाती है तो ऐसी संभावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि पिता से तो पहले पुत्र खत्म हो गया, तो उत्तराधिकार में तो उसको मिलने की अब संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको मिलनी थी अब वो ही अस्तित्व में नहीं है। कि यही कारण है कि मात्र संभावना का अंतरण नहीं किया जा सकता। इसमें आपके केस है आनंद मोहन वर्सेस गुरु मोहन। इसके अंदर प्रिवी काउंसिल द्वारा बोला गया कि संभावना के अधिकार का अंतरण जो है वो विधि मान्य नहीं माना जा सकता है। सेकंड है पुनः प्रवेश का अधिकार, राइट ऑफ री एंट्री का अधिकार। एंट्री की बात नहीं हो रही है, री एंट्री की बात हो रही है। तो देखिए, पुनः प्रवेश का अधिकार भी अंतरण योग्य नहीं है। इसका संबंध मुख्य रूप से पट्टा विषय, यानी जो पट्टे से संबंधित सब व्यवहार है उसकी बात हो रही है मेन यहाँ पर। संपत्ति को पट्टे पर देने वाला व्यक्ति किसी अंतर्भाव्य शर्त के भंग होने पर पुनः प्रवेश के अधिकार को अंतरित नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी को संपत्ति पट्टे पर देता और कहता है कि तुमने अगर इस शर्त का पालन किया तो ठीक है, अगर तुमने पालन नहीं किया तो मैं पुनः उस संपत्ति पर आ जाऊंगा, तो वहाँ वो जो पुनः आने वाला अधिकार है, क्या वो उस किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता है। पुनः प्रवेश का अधिकार केवल जो स्वामित्व के अंतरण के साथ ही अंतरित हो सकता है। अगर आप उसको पोजीशन के साथ ओनरशिप दे रहे हैं तो जरूर हो सकता है, इसके अन्यथा नहीं हो सकता। इसका पृथक्करण से अंतरण नहीं किया जा सकता। संपत्ति को अपने पास रखते हुए केवल अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 6B कहता है, किसी अंतर्भाव्य शर्त के भंग के कारण पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र उस संपत्ति का जिस पर तद्वारा प्रभाव पड़ा है स्वामी के सिवाय किसी अन्य को अंतरित नहीं की जा सकती है। सिर्फ स्वामी को की जा सकती है, इसके अलावा नहीं। थर्ड आपका ईजमेंट सुखाचार हो गया। तो देखिए, सुखाचार अपने आप में कोई संपत्ति नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको आप ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते। तो देखिए, सुखाचार क्या है कि अधिष्ठायी संपत्ति से जुड़ा हुआ होता है। जो संपत्ति है उसके साथ उसका उपयोग करने के लिए जो मतलब एक संपत्ति है वो होता है सुखाचार।
अधिष्ठायी संपत्ति से पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपने मेन प्रॉपर्टी से उसको अलग कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, वैल्यू नहीं है। इसलिए सुखाचार का अंतरण केवल अधिष्ठायी संपत्ति के अंतरण के साथ ही होगा। संपत्ति जाएगी तो ही सुखाचार साथ जाएगा। सिर्फ सुखाचार को अलग करके आप अंतरित कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। फोर्थ आपका नेक्स्ट है, उपयोग में स्वयं स्वामी तक निर्बंधित संपत्ति में कोई हित, यानी कि वो स्वयं उपयोग में कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ला सकता। तो उसमें तो देखिए इसमें 6 घ जो है वो बोलता है ऐसी संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता जिसका उपभोग केवल उसके स्वामी तक ही सीमित हो, यानी सिर्फ उसका उपयोग कौन कर सकता है, उसका ओनर कर सकता है, उसका आप अंतरण नहीं कर सकते, क्योंकि स्वामी तक सीमित है तो किसी और को ट्रांसफर कैसे करेंगे आप। दूसरे शब्दों में जहां कोई सुविधा, लाभ, अधिकार किसी व्यक्ति को उसकी स्वयं की ख्याति, जो उसको मिली हुई है ख्याति, उसकी उपलब्धि, हैसियत के कारण दिया गया है, वहां उसका अंतरण किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये उसका पर्सनल राइट है, वो उसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ऐसे अंतरित नहीं किए जाने वाले कौन कौन से अधिकार है आपका, देखिए हक शुफा का अधिकार, पुजारी, महंत, सेवायत, काजी का पद वो नहीं दे सकता, परवरिश पाने का अधिकार, निवास का अधिकार और खर्चाए पानदान का अधिकार, ये सब जो है उनको अंतरित नहीं कर सकते क्योंकि ये व्यक्तिगत अधिकार है। नेक्स्ट है भावी भरण पोषण का अधिकार। तो देखिए ये भी एक व्यक्तिगत अधिकार है, पर्सनल राइट है। घ बताता है कि भावी भरण पोषण का अधिकार चाहे वह किसी भी रीति से पैदा हुआ हो, उसको आप अंतरित नहीं कर सकते हैं। लेकिन बीबी हलियन वर्सेस उमादुनिसा के केस में बोला गया कि भरण पोषण की बकाया की वसूली पर लागू नहीं होगा। अगर कुछ दे दी है कुछ, एक तो वो तो मिलना ही है, तो वहाँ पर ये लागू नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है वाद लाने का अधिकार। तो देखिए आपका जो वाद लाने का अधिकार है उसको भी आप अंतरित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वाद लाने का अधिकार संपत्ति से जुड़ा है। तो कौन लाएगा? जो संपत्ति का स्वामी है, ओनर है, वही ला सकता है। केवल वाद लाने के अधिकार के अंतरण को क्या माना गया है? अवैध माना गया है, गलत माना गया है, सिर्फ स्वामी ही ला सकता है। आपका न्याय में बोलता है वाद लाने का अधिकार मात्र अंतरित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल क्लियर बोला हुआ है ये बात। नेक्स्ट है आपका लोकपद। तो ये 6 बोलता है आपको कि लोकपद और उस पर कोई पारिश्रमिक आपको मिलता है तो उसको भी आप क्या नहीं कर सकते? ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अंतरित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपका पर्सनल, आपका एक आपको पोस्ट मिली हुई है जिसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है व्रतिकाएँ। तो देखिए 6 बोलता है कि कोई भी व्रतिकाएँ जो सरकार ने सैनिक को दे रखी है, नौ सैनिक को प्रिविलेजेस जिसको हम बोलेंगे, वायु सैनिक को, सिविल पेंशन भोगियों को राजनीतिक पेंशन अंतरित नहीं की जा सकती। व्रतिकाएँ यानी पेंशन जो है वो आप किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम खेमचंद में बोला ऐसी व्रतिकाएँ किसी अधिकार या पद के कारण नहीं दी जाकर पूर्व में जो उन्होंने सेवाएं दी हैं, जो काम किया है, उसके बदले दी जा रही है, तो आप उसको ट्रांसफर कैसे कर सकते हो? वो तो पर्सनल उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसने सेवाएं दी थी। नेक्स्ट है प्रकृति के प्रतिकूल अंतरण। 6 बोलता है आपको कि अंतरण नहीं किया जा सकता। कौन सा? पहला, जो प्रकृति के प्रतिकूल हो, जैसे वायु का अंतरण कर सकते हैं? नहीं। प्रकाश का कर सकते हैं? नहीं। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 23 के अनुसार विधि विरुद्ध उद्देश्य या प्रतिकूल कोई भी संविदा है उसका अंतरण आप नहीं कर सकते। और जो ऐसे व्यक्ति को किए गए हों जो अंतरित होने से विधितः खुद ही डिसक्वालीफाइड हो गया हो, उनका ट्रांसफर नहीं कर सकते। इनको छोड़ दीजिए, बाकी आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जीवित व्यक्ति द्वारा जीवित व्यक्ति के मध्य ही संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। वर्तमान में किया जा सकता है, भविष्य में किया जा सकता है। तो यही है संपत्ति अंतरण।